दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक का वन लाइनर। ठीक है, जो सब तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अभी से एक मंथ का टाइम बचा हुआ है लगभग। तो ये अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा है तो भी आप क्या करेंगे, इसको जो ऑन करके कान में ईयरफोन लगा करके अगर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप देख सके तो ठीक है, नहीं तो अब सुनने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो रिवीजन वो 100% हो सके। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, टेक्स्ट बुक का है, आपको जान पता ही होगा कितना अच्छा क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाता है। तो इसमें आपको टाइम नहीं लेंगे, सीधा वन लाइनर के टाइप का। अगर जहाँ पे देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है, जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे पॉइंट वो मैं सिर्फ रिकैप कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताता है? अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 339, 343, 336। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, एमके गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महादेवी। तो ये अब्दुल कलाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? पहला है बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थ्रेचर और श्री माओ भंडार नाइके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये श्रीलंका की बनी। कहता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या था? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, असर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, दोनों, एक और दो, केवल दो। तो ये हो जाएगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में डैश के अधिकार से संबंधित है? ग्राम पंचायत का संगठन, दूसरा है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी इत्यादि, चौथा है ऑप्शन डी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो ये संविधान का अनुच्छेद 41 जो है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन फ्रांस में, डबलिन आयरलैंड, ओटावा कनाडा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये फ्रांस में है, लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में हुआ था? वर्ष 1987 में कौन सा राज्य का गठन हुआ? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का डैश की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की क्षमादान, या अनुच्छेद 72 राज्यपाल की क्षमादान, या अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान, या अनुच्छेद 163 राष्ट्रपति का। तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी धारा को बार बार बदलती है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? रावी नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। तो ये व्यास नदी हो जाएगा। ठीक है, पोंग बांध याद रखेंगे। भगत सिंह हमेशा अपने गुरु की तस्वीर अपनी जेब में रखते थे, युवा दिनों में उनके गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह साराभाई, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। भगत सिंह, करतार सिंह साराभाई, उसके जो गुरु थे उसकी तस्वीर वो रखते थे अपने पैकेट में, करतार सिंह साराभाई। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? क्वेश्चन सबको पता होगा, फिर भी समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था।
13th, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन नहीं है? फकीर और सन्यासी विद्रोह, भील आंदोलन, जयंतिया और गारो विद्रोह, कोल विद्रोह। तो ये आप बताएंगे। फकीर और सन्यासी विद्रोह जो है जनजातीय आंदोलन नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। आदिवासी समूह भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग थे। ब्रिटिश क्षेत्रों में उनके विलय और बाद में शामिल होने से पहले उनकी अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। फकीर आंदोलन क्या था? 1757 के बाद बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना के अंतर्देशीय राजस्व में वृद्धि और किसानों का शोषण हुआ था, तभी ये फकीर और सन्यासी जो है विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। आप ये सोचेंगे कि ये पश्चिम बंगाल से थे तो पश्चिम बंगाल मार देंगे, नहीं, ये पंजाब का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2005, 2009, 2016, 2013। तो ये हो जाएगा 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। प्रसिद्ध पॉली उमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पॉली उमरीगर फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से। ये हो जाएगा क्रिकेट से। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। प्रसिद्ध पॉली उमरीगर पुरस्कार क्रिकेट से संबंधित है। यह पुरस्कार बीसीसीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम पहलन रतनजी पॉली उमरीगर के नाम पे रखा गया। ठीक है, यह पुरस्कार पहली बार 2007 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। इस वर्ष यह पुरस्कार 12 जनवरी को जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेम्परा वन्यजीव अभ्यारण्य है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पेम्परा ये केरल में है। ठीक है, एटीन नंबर क्वेश्चन, अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध है? समुद्र में, पृथ्वी में, वायु में, वन में। बायोमास कहाँ पे है? समुद्र में सबसे ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल खिलाड़ी है? सथियान ज्ञानशेखरन, मनप्रीत सिंह, सत्विक साईराज रंकीरेड्डी, गुरप्रीत सिंह संधू। ये हो जाएगा गुरप्रीत सिंह संधू। ठीक है। यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो ये महात्मा गांधी, यंग इंडिया। शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कुचिपुड़ी तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल। ये आंध्र प्रदेश होगा। आप इसका थोड़ा सा देख लीजिए। तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा ओडिसी, केरल का है कथकली, असम का है सत्तिया, केरल मोहिनी अट्टम। जितना भी अट्टम होगा वो लगभग पूरा केरल का ही होता है। ठीक है, तो ये आप इससे याद रख सकते हैं केरल का। कथकली और कथक में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको याद रखेंगे। कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ठीक है किस दिन को मनाया जाता है? 1 जुलाई, 27 जून, 27 जुलाई, 2 जुलाई। ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान ठीक है, नेशनल इन ये राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर, पुणे, लखनऊ, न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है।
आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये थे सीडी देशमुख। नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नवजात विज्ञान। ये सीधा है। पलासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब के खिलाफ किस अंग्रेज गवर्नर ने लड़ाई जीती थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। तो उस टाइम क्या कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। थोड़ा सा इसके बारे में पलासी का युद्ध जान लीजिए। पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और उसके फ्रांसीसी सहयोगी और पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। रॉबर्ट क्लाइव था उस टाइम में। उन्नीस में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने डैश नामक अधिनियम पारित कर दिया। 1919 वही टाइम है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और ये क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी टाइम में ये कौन सा एक्ट लेके आया था? कैलिको एक्ट, द आर्म्स एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही जब प्रदर्शन हुआ था तभी, मतलब अप्रैल में 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये वो कानून था जिसमें कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकता था। इसके खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे। अब क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, 28 नंबर क्वेश्चन है। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद लोगों के पास बची आय को क्या कहा जाता है? आपने टैक्स दे दिया, उसके बाद जो आपके पास जो आय बचा हो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत आय, औसत पूंजी निवेश, प्रायोज्य आय, सकल घरेलू उत्पाद। ये हो जाएगा प्रायोज्य आय। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? नॉर्वे, बेल्जियम, चीन और जापान। ये हो जाएगा नॉर्वे को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता के कारण क्या होता है? अगर नाइट्रोजन अधिक हो जाए तो क्या क्या होगा? विकास की समस्या होगा, फलने की समस्या होगा, कीट की समस्या, उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा डेवलपमेंट का समस्या, डेवलप नहीं हो पाएगा पौधा ज़्यादा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबेज, जेपी एकार्ट, लीडे फॉरेस्ट। कृत्रिम, आर्टिफिशियल माइंड, जॉन मैकार्थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जॉन मैकार्थी को कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में उनके आश्चर्यजनक योगदान के कारण कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। 1950 के दशक के मध्य में मैकार्थी ने कृत्रिम बुद्धि शब्द प्रतिपादित किया, जिससे उन्हें बुद्धिमान मशीन बनाने के विज्ञान और इंजीनियरिंग के रूप में परिभाषित किया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अतीत में भारत का संरक्षित राज्य था? दिल्ली, पंजाब, पांडिचेरी, सिक्किम। ये सिक्किम ही होगा क्योंकि सिक्किम को बाद में जाकर के मिलाया गया था। ठीक है, 1974 में। ठीक है, 1974 में सिक्किम ने भारत के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। ये कौन सा 35वां संवैधानिक संशोधन के तहत 1974 में इसको 22वां राज्य बना था उस टाइम में। ठीक है, आगे देखते हैं। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन। मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंत बाज बहादुर। तो रामतनु पांडे ये हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के गठन से कौन जुड़े हुए थे? न्यायमूर्ति रानाडे, फिरोज शाह मेहता, जीबी तिलक, दयानंद सरस्वती। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। अब देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एक ऐसा संगठन है जो महाराष्ट्र भारत के 43 शिक्षा प्रतिष्ठान चलाता है। यह पुणे में आधारित है। 1880 में विष्णु शास्त्री तिपलुनकर और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, गोपाल गणेश आगरकर, महादेव बल्लात, ये सब उतना जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वही है। ठीक है,
ज़्यादा याद रखने के बाद पुराना चीज़ भूल जाता है। डैश भारत के एक अल्पकालिक नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। माही, लूनी, मंडावी, पेनार, ये लूनी नदी है, ठीक है। इसका 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, ठीक है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस 2022 का विषय क्या था? हार्ट इज हेल्थ, माई हार्ट योर हार्ट, शेयर द पावर, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो ये हो जाएगा 2022 का क्या थीम था? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? मुल्यनगिरी, डोडा बेटा, अन्नामुड़ी, जिंदगढ़ा। तो ये अन्नामुड़ी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रसारित होने वाला पहला रेडियो स्टेशन कौन सा था? कलकत्ता रेडियो क्लब, ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो क्लब ऑफ बम्बई, आकाशवाणी। तो ये हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बम्बई। 39 नंबर क्वेश्चन है, 2019 क्रिकेट विश्व कप निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था? भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और वेल्स। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा के। वयोमित्र का इसरो द्वारा अनावरण किया गया था, यह क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनॉइड रोबोट, मिशन शुक्र, चंद्रमा के लिए मानव युक्त मिशन, सैटेलाइट का नाम। वायोमित्र एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, शनि और अरुण। ये जब भी क्षुद्र ग्रह का नाम आएगा तो बृहस्पति को याद ही रखना है और ये इसके साथ में मंगल हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रतिरक्षण, प्रतिषेध। ये बंदी प्रतिरक्षण होता है जब भी आपको लगे कि आपको पुलिस वाले मतलब किसी भी फॉल्स FIR के तहत आपको अरेस्ट कर सकती है, तो आप न्यायालय से जाकर के पहले ही ये ले सकते हैं बंदी प्रतिरक्षण, तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकता है। आपके लिए मैं पूरा जो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपके लिए इस तरह का वन लाइनर लेके आऊँगा। 43rd नंबर क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा डैश द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है तो कौन से उत्पाद बनते? केवल CO2, CO2, CO, H2O, CO2 और H2O, CO2, SO2, H2O। तो सिंपल है, अगर CNG में अगर मान लिया जाए कि ब्यूटेन है, C4H10 होता है, तो वहाँ से उसका दहन कैसे होगा? ऑक्सीजन में दहन करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो दो ही चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वहाँ से H2O निकल जाएगा, ये वाला CO2 प्लस H2O। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी विशिष्ट मानसूनी परिस्थितियों में बनती है? विशिष्ट मानसूनी परिस्थितियों में बनती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। लेटेराइट मिट्टी, ये मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटेराइट मिट्टी आयरन और एल्युमिनियम से भरपूर होती है। लाल रंग लेटेराइट मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण विशिष्ट मानसूनी परिस्थितियों में होता है, ठीक है। शुष्क और उष्ण मौसमों के प्रत्यावर्तन से चट्टानों में सिलिशियस पदार्थ का रिसाव होता है और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है।
ऊंचे क्षेत्रों की मिट्टी आमतौर पर निचले इलाकों की तुलना में अधिक अम्लीय होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना, ह्यूमस की कमी होती है। चावल, रागी, गन्ना और काजू की खेती मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी में की जाती है। ये आपको महाराष्ट्र और उड़ीसा, कर्नाटक ये सब में पाया जाएगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से किसने 5 सितंबर 2022 को भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? रवि कुशवाहा, सतीश चंद्र, मनीष कुमार, बिशन कुमार त्यागी। ठीक है, तो ये बिशन कुमार त्यागी। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, हुमायूं, अबू फजल, नूरजहां। ये हो जाएगा गुलबदन बेगम। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOAA पर 15वें राष्ट्रीय ओलंपियाड में पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। ओलंपियाड में किसने टॉप किया? ईरान, जापान, चीन, कनाडा। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आंसर हो जाएगा ईरान। जॉर्जिया में हुआ था, ईरान पहले स्थान पे रहा था। ये नए जो साइंटिस्ट होते हैं, यंग साइंटिस्ट, उसके तरफ से ओलंपियाड किया जाता है उसके लिए। तो ईरान टॉप पे रहा था, अपना इंडिया 3rd नंबर पे रहा था। मानव तस्करी और जबरन श्रम डैश के तहत प्रतिबंधित है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने के लिए अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। किसके तहत प्रतिबंधित है? संस्कृति और शैक्षणिक आधार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति तो इसमें आएगा नहीं, मानव तस्करी है और जबरन श्रम है तो संपत्ति नहीं आएगा। धर्म का है तो धर्म का भी नहीं है। यहाँ पे जबरन श्रम क्या? शोषण करने का है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत प्रतिबंधित है। मतलब मानव तस्करी और जबरन श्रम क्या है? इलीगल है या मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं कर सकते। किसके तहत? शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। ठीक है, इसका आंसर ये था। 50 नंबर क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। तो ये बांग्लादेश से होगा, ये ट्रेन चलती है। और अब आगे हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु डाली जाती है? क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, तांबा। तो ये हो जाएगा क्रोमियम। बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है, यहाँ पे इसका नाम ही दे दिया है। आपको पता है बेरी बेरी B2 के कारण होता है। तो जो विटामिन बी का जो नाम होता है, विटामिन बी का नाम कैसे याद रखते हैं? रथ। इसका एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी है। पहला है A, B, रथ। रो से रेटनॉल, थो से थाइमिन। ये तो थो हो जाएगा थाइमिन, B। इसका ट्रिक अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का pH डैश से कम होता है। 10 से कम होता है, 7 से कम होता है, 8 से कम होता है, 5.5 से कम होता है। तो ये 5.5 हो जाएगा। विभ्योतक उत्तक होता है कि 3 प्रकार कौन कौन से? संवहनी, अर्ध चर्मिक, मृदुतक, संवहनी, अग्रस्त, मृदुतक, अग्रस्त, अंतर्वेशी, पार्श्व, अग्रस्त, पार्श्व, संवहनी। ये हो जाएगा अग्रस्त, अंतर्वेशी, पार्श्व। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ। Meristematic tissues are the type of tissue found in the plants that continue to divide and redivide and are therefore involved in the growth of plants। ये वैसा है जो कि कंटिन्यू ग्रोथ करता है और इसके कारण जो है जो प्लांट का ग्रोथ होते रहता है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलोरी। ये वही वाला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अग्रस्त, अंतर्वेशी, पार्श्व।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोगों ने 8th क्लास की बुक में पढ़ा होगा फिजिक्स में। गैल्वेनोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओममीटर, वोल्टमीटर। तो ये हाइग्रोमीटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता पैरामीटर तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता? G/L, ग्राम पर लीटर है ये G/L। नॉर्मलिटी, मोरालिटी, मोलालिटी। अब देखिए क्या बोलता है, पैरामीटर तापमान में परिवर्तन से प्रभावित। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो किसमें ये होगा कि उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जिसमें तापमान और वॉल्यूम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। GL में होगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो ग्राम इसमें ज़्यादा आ सकता है। ठीक है। नॉर्मलिटी में क्या होता है, इसमें भी वॉल्यूम का होता है और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना है। मोरालिटी में होगा, ये मोलालिटी में नहीं होगा। देखिए आपको इसका डेफिनेशन दिखा देता हूँ। मोरालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी सॉल्यूट का इसमें घुल सकता है। ठीक है। तो मोरालिटी तो इफेक्ट पड़ जाएगा टेम्परेचर के साथ। नॉर्मलिटी में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी लीटर में है, यहाँ भी मतलब क्या है, वॉल्यूम है। तो ये भी जो है इसमें जो है टेम्परेचर के इफेक्ट में आएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो ये भी क्या टेम्परेचर पर डिपेंड है। मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। मास पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर और मास में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये मोलालिटी हो जाता है। ठीक है, यही बता रहा था। आम को संरक्षित करने के लिए ममीदी तंद्रा आम पापड़ बनाने के लिए आम के गूदे में क्या मिलाना चाहिए? चीनी, गुड़, दोनों, नमक। तो आप सोचेंगे अचार बनाने के लिए नमक का यूज करते हैं तो इसमें आम पापड़ के लिए भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। चीनी और गुड़ दोनों मिलाते हैं। डैश का ऑक्साइड जल में घुलने पर नीले लिटमस को लाल कर देगा। सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर। यहाँ देखिए एक हिंट आपको देता हूँ, ये जो नीले को लाल करेगा कौन, जो कि एसिडिक होगा, तभी तो नीले को लाल करेगा ना, लिटमस को। अब इसमें से एसिडिक वाला ऑक्साइड कौन बनाएगा? ये आयरन है, ये मैग्नीशियम है, ये कॉपर है। ये मेटल वाला ये हो गया, नॉन मेटल टाइप का ये सल्फर हो गया। तो सल्फर का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है, इसलिए सल्फर हो जाएगा। ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हवा में ध्वनि की गति डैश होती है 211 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। इसको रट लीजिएगा, 332 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। डॉट्स किससे पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला उपचार है? पोलियो, एड्स, क्षय रोग, हेपेटाइटिस। ये डॉट्स जो है ये क्षय रोग से रिलेटेड है। उसमें जो एक पर्सन होता है उसका देखभाल करने के लिए दवाई ले रहा नहीं ले रहा, उसका रिकॉर्ड करने के लिए इसी को डॉट्स बोलते हैं। आधुनिक दिनों में ब्यूटी पार्लर और सैलून में बालों की सेटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? सैलून में किसका यूज किया जाता है बालों को सेट करने के लिए? फॉस्फेट यौगिक का, सल्फर यौगिक का, मैग्नीशियम यौगिक का, बाइकार्बोनेट यौगिक का। तो ये हो जाएगा सल्फर यौगिक का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन देखते हैं। जलवाष्प केवल मानसून के दौरान वायु में मौजूद होता है, गलत है। जलवाष्प हमेशा होता है। जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु मृदा से वाष्पित नहीं होता, गलत बात है। अगर नहीं होता तो मृदा सूखता ही नहीं, मिट्टी सूखता ही नहीं, तो ये भी गलत है। जल के जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया वाष्पन कहलाती है, बिल्कुल सही बात है, इसी को एवोपरेशन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस दहन का समर्थन नहीं करती है, मतलब कि जलने में सपोर्ट नहीं करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
1 और 3। ऑक्सीजन तो करती है, सपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करती है, और नाइट्रोजन भी नहीं करते, तो ये 1 और 3 हो जाएगा। कौन से उपकरण विद्युत की चुंबकीय शक्ति पर निर्भर करते हैं? पंखा, टेलीफोन रिसीवर, डायनामो, उपरोक्त सभी। डायनामो में तो होता, पंखा में भी आपने देखा मैग्नेटिक वाला होता है, टेलीफोन रिसीवर। अगर आपको सब ये नहीं आता तो 1-2 ऑप्शन आ गया तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सूत्र कणकीय गतिविधियों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता है? कुंडिका, अंतःकटक, अधात्री, आंतरिक सूत्र कणकीय स्थान। इसको इंग्लिश में देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग increases the surface area for mitochondrial activity? सिस्टेन, मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये हो जाएगा सिस्टेन। ये घुमाव जो होता है ना, उस एरिया को बोलते हैं। आपको दिखाता हूँ इसका फिगर। ये हो गया डीएनए अंदर में, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, अंदर वाला मेम्ब्रेन। सिस्टेन क्या हो गया? ये जो खाली स्थान ऐसे मुड़ के जो दिख रहा है ना, खाली स्थान, वो सिस्टेन हो गया। अगर इसको कवर करना होता यहाँ से करता तो एरिया नहीं होता, ये और एरिया बढ़ा दिया, ऐसे घूम करके गया, तो वही सिस्टेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन बाहर का, राइबोसोम, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये वाला मैट्रिक्स, इसके अंदर का तरल पदार्थ डीएनए यहाँ है, तो ये बताया गया। तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ फॉर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी? सिस्टे हो गया, सिस्टे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हो जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एरोप्लेन। अच्छा, हिंदी कर दूं क्या? हवाई जहाज जैसी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने और स्थान निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? रडार, सोनार, लेजर, उपरोक्त कोई नहीं। तो ये रडार हो जाएगा। रडार से ही पता कर सकते हैं जो ऊपर में उड़ता है। सोनार किसके लिए होता है? जो समुद्र में हम लोग पता लगाते हैं पनडुब्बी से कौन कौन सा कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये सोनार हो जाएगा, नेवल वाला होता है। अब खराब खाने से क्या होता है? दुर्बलता, खाद्य विषाक्तता, सिर दर्द, उपरोक्त में से सभी। अभी आपको लगेगा कि सब तो होता है, खराब खाना खाएगा तो सिर दर्द भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खाद्य विषाक्तता होता है, इसी के कारण, खाद्य विषाक्तता के कारण सिर दर्द होता है और दुर्बलता होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो है एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कमजोरी और सिर दर्द खाद्य विषय के कुछ लक्षण है, लेकिन यह सीधे तौर पे खराब भोजन के कारण नहीं होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन फंसाने के लिए बहुत अच्छा है। खराब खाना खाने से क्या होता है? खाद्य विषाक्तता होती है। खट्टा खट्टा कभी दाल वाल देखे है ना, वो हो जाता है, तो वही होता है खाद्य विषाक्तता। अब खाद्य विषाक्तता वो खा लिए तो आपको हो सकता है मतलब कि ये डायरिया वायरिया हो जाए या सिर दर्द करने लगे, तो उसका रिजल्ट खाद्य विषाक्तता के कारण ये रिजल्ट है। डैश के कारण वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिरक्षा अनुक्रिया कमजोर हो जाती है। थायरॉक्सिन के उत्पाद में बढ़ोतरी, थाइमोसिन के उत्पाद में कमी, थाइमोसिन के उत्पाद में बढ़ोतरी, थायरॉक्सिन के उत्पाद में कमी। डैश के कारण वृद्ध व्यक्तियों में, बूढ़ा व्यक्तियों में प्रतिरक्षा अनुक्रिया कमजोर हो जाती है। कोई चीज का भी कमी होगा तभी होगा, ये थाइमोसिन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए थाइमोसिन कहाँ होता है। एक थाइमस जो ग्लैंड होता है ना, वो छोटा पड़ने लगता है। क्या कहता है? थाइमस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन एंजाइम स्रावित होता है। थाइमस फेफड़ों के बीच उरोस्थित के पीछे स्थित होता है। यह बचपन में बढ़ता है, लेकिन यौनारंभ के बाद धीरे धीरे आकार में कम होने लगता है। थाइमोसिन टी लसिकानु कोशिकाओं के विभेदन और विकास को उत्तेजित करता है, जो केंद्रित
अकर्मण्यता प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिरक्षी के उत्पादन को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये याद रखना। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत की जाने वाली अधिकांश विद्युतीय शक्ति डैश के रूप में प्रकट होती है। इसको इंग्लिश में कर देते हैं, हिंदी में। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इन द फिलामेंट टाइप ऑफ द लाइट बल्ब अपीयर्स एज एक्सरे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, यूवी लाइट। कहता है जो हम लोग एक बल्ब का यूज करते हैं उसमें से जो बहुत फिलामेंट में जो लाइट जलता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? एक्सरे में, विजुअल रे में, इंफ्रारेड में, यूवी। तो ये इंफ्रारेड में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मैं इसी तरह का सारा वीडियो लेके आ जाऊँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।